Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. I am Shiny Gupta and welcome to the second lecture of statistics. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो आपने इतना लव और सपोर्ट दिया मेरी फर्स्ट वीडियो को. इट रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स. इससे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं इन फ्यूचर आपको और अच्छा क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करूँ. सो थैंक यू सो मच. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो कि हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूँगी. दोज आर कि इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, इन्यूमरेटर क्या होता है, देन रिस्पोंडेंट का मतलब क्या है, फिर उसके बाद सर्वे क्या होता है, क्वेश्चनर क्या होता है जो हम कंडक्ट करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, तो वो क्या होता है. फिर उसके बाद हम वेरियस सोर्सेज पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन के. इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, देन वी विल कम टू योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इनके मेन डिफरेंसेस क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, व्हाट आर द वेरियस सिमिलैरिटीज एंड दैट इज़ ऑल. ओके. सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज़ ओके. सो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. अगर हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की बात करें तो इंक्वायरी से मेरा मतलब है कि मैं कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाली हूँ. दैट मीन्स अगर मैं इंक्वायरी की बात करूँ तो इंक्वायरी मीन्स है इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. तो इन्वेस्टिगेशन और जो कि स्टैटिस्टिकल मैथड्स की हेल्प से होगी. दैट मीन्स हम किसी भी टॉपिक पे जब कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कोई भी अगर वो रिसर्चर करता है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग टीम करेगी, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है या कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है. दैट मीन्स कोई भी एजेंसी, इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी एनी गवर्नमेंट बॉडी या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है. ठीक है. तो वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है और उससे जो भी हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, जो भी उससे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, दैट इंक्वायरी इज़ नोन एज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. ओके. अगर मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, दैट मीन्स अगर मैं कोई फील्ड स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ, मुझे कोई सर्वे कंडक्ट करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसके लिए दैट इन्वेस्टिगेशन in terms of by using the statistical methods is known as statistical inquiry. That means मुझे किसी ट्रूथ को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द वेरियस स्टैटिस्टिकल मैथड्स. और स्टैटिस्टिकल मैथड्स मैंने आपको पहले ही अपने लास्ट लेक्चर में बताया कि स्टैटिस्टिकल मैथड्स कौन कौन से होते हैं. जो कलेक्शन ऑफ डेटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. और अगर जिसने मेरा लेक्चर लास्ट वाला नहीं अटेंड किया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ मेरा पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, सो दैट कि आपको आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हो पाए. ओके. दैट मीन्स हम जब स्टैटिस्टिकल मैथड्स की बात करते हैं तो मैं उसमें कौन से मैथड्स की बात कर रही हूँ. कलेक्शन की बात कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, देन एनालिसिस की बात कर रही हूँ और इंटरप्रिटेशन की बात कर रही हूँ. ओके. दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. कि ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिससे कि हमें कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और वो करता कौन है, कोई इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर मीन्स एनी एजेंसी है. वो एजेंसी में कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है. ओके. सो नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेटर. अब इन्वेस्टिगेटर कौन हुआ है. इन्वेस्टिगेटर से मतलब है मेरा कि जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है. दैट मीन्स मैंने ऊपर बोला इन्वेस्टिगेशन करना, तो अब इन्वेस्टिगेशन कोई तो करेगा ना. तो जो इन्वेस्टिगेशन करता है, द पर्सन हु इज़ कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, दैट पर्सन विल बी योर इन्वेस्टिगेटर. दैट मीन्स द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. जो इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करता है उस पर्सन को हम इन्वेस्टिगेटर कहेंगे. ओके. प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
सो हम इसके एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज करो कि अभी हमारा GK/SSB का एग्ज़ाम हम लेट अस सपोज कि हो चुका है, तो अब मुझे अगर देखना है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है इस इंस्टीट्यूट, अगर ये विंग्स एक उड़ान इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं, विंग्स एक उड़ान, ओके। अगर मैं विंग्स एक उड़ान इंस्टीट्यूट की बात करती हूँ और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने ये JK/SSB का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं देखूँगी कि उनमें से कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है। तो उनका जो भी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, उससे जो भी मैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, दैट जो पर्सन ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेटर। और ये जो पूरी एक इंक्वायरी हम कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्यूमरेटर। अब हम बात करेंगे इन्यूमरेटर क्या होता है। अब क्या होता है कि जब जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो उसने इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट की, ठीक है, वो हुआ इन्वेस्टिगेटर। लेकिन इन्वेस्टिगेटर कई बार क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स उसे अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कुछ पर्सन्स की हेल्प चाहिए होती है। तो जिन पर्सन्स की हेल्प से वो कोई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उन पर्सन्स को हम बोलेंगे इन्यूमरेटर्स, ठीक है। तो इन्यूमरेटर्स आर दोज पर्सन्स हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टिगेटर। सो इन्यूमरेटर्स वो पर्सन्स हैं जिनकी हेल्प से इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता है। क्योंकि हर जगह कुछ, जैसे हम फील्ड स्टडी की बात करते हैं, तो फील्ड स्टडी में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद हर कहीं नहीं जा सकता है। अगर मैं ही कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, मुझे कोई सर्वे कंडक्ट करना है, तो मैं हर कहीं खुद नहीं जा पाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, सेक्शंस डिवाइड कर दूँगी कुछ पर्सन्स की हेल्प से। मैं बोलूँगी आप ये वाला सेक्शन ले लीजिए, आप ये वाला सेक्शन ले लीजिए, और डिफरेंट सेक्शंस में मैं अपने कुछ पर्सन्स को डिवाइड कर दूँगी, जिनकी हेल्प से मैं कुछ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ, ठीक है। सो दोज पर्सन्स आर नोन एज इन्यूमरेटर्स, ओके। देन द नेक्स्ट टर्म इज रिस्पोंडेंट। अब हम पूछेंगे कि रिस्पोंडेंट क्या होता है, तो आप कहोगे कि मैम जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स इन्वेस्टिगेटर हो गया जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, इन्यूमरेटर्स हो गया जिनकी हेल्प से इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और रिस्पोंडेंट कौन हुआ, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इन्यूमरेटर हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ कि आप मुझे इसके रिगार्डिंग कोई भी एक टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो जो पर्सन मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, उस पर्सन को मैं बोलूँगी कि वो रिस्पोंडेंट है। दैट मीन्स द पर्सन फ्रॉम हुम द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। जो पर्सन मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उस पर्सन को हम रिस्पोंडेंट कहेंगे, क्लियर। देन द नेक्स्ट टर्म इज सर्वे। जो मैंने अभी टर्म यूज़ किया कि सर्वे करने जा रही हूँ, तो उस सर्वे से मेरा क्या मतलब है। सर्वे एक मेथड है डेटा कलेक्शन का, ठीक है। तो जिस भी मेथड से मैं कोई डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, उस मेथड को हम बोलेंगे सर्वे। जिससे क्या होगा कि मैं कुछ नंबर ऑफ पर्सन से किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की स्टडी कर रही हूँ बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। और इसमें मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, कुछ क्वेश्चन सेट करूँगी जो मुझे उन लोगों से पूछना होगा कि क्या आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, हम अमेज़ोन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अमेज़ोन में क्या होता है, एक ऑनलाइन वेबसाइट, आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप कोई प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, कई बार क्या होता है आपको रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, या कई बार क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर नहीं होता है, या आपको कोई फॉल्टी प्रोडक्ट रिसीव करते हो। तो आप क्या करोगे, कस्टमर केयर में कॉल करते हो, ठीक है। आपने कस्टमर केयर में कॉल किया है, तो आप बोलोगे कि सर ये आपने जो हमें प्रोडक्ट दिया है ये रॉन्ग डिलीवर किया है, यहाँ ये कोई ब्रोकन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो आपकी कॉल्स को हैंडल करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कॉल कट करने से पहले वो आपको बोलेंगे कि मैम हम आपको एक सर्वे देंगे, प्लीज़ आपको उसको सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपको आंसर करके उसे सेंड कर देना है। तो ये आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे, बट इससे हमें एक फीडबैक मिलेगा कि हम आपको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो सर्वे होगा उसमें कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपको आंसर करना होगा। तो उसके बेसिस पे
वो एक कंक्लूज़न पे पहुंचेंगे कि आपको जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन का अपना एक टॉपिक रखा होगा. ओके, सो दिस मैथड इज कंडक्टेड बाय आस्किंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल. ओके, that is all about survey. Okay, then the next one is क्वेश्चनर. अब जो सर्वे हम कंडक्ट करते हैं इट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चनर. जैसे मैंने बताया कि हम सर्वे में क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेट करते हैं और वो ही हम लोगों से पूछते हैं. तो वो जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट किए हैं वो मैं किसी डॉक्यूमेंट में फ्रेम करूँगी, मीन्स प्रिंट करूँगी या टाइप करूँगी. तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स उसे हम क्वेश्चनर कहेंगे. ओके, तो क्वेश्चनर में क्या होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे होंगे और आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है, तो अब वो आंसर हो सकता है येस और नो की फॉर्म में हो कि आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगी या नहीं लगी हो. आप बोलोगे येस और नो. अगर मैं आपको बोलूँ वो रेटिंग में हो सकता है. जैसे अभी मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स का, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा. तो आप बोलो, अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे एक्सीलेंट, कुछ बोलेंगे गुड, कुछ बोलेंगे एवरेज, कुछ बिलो एवरेज, या कुछ बोलेंगे इट इज़ टोटली पुअर. तो मैंने इसको 5 स्केल रेटिंग दी है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ क्वेश्चनर. ओके, क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको आंसर करना है एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ येस और नो हो सकते हैं, इट मे बी ऑफ रेटिंग हो सकता है. ठीक है, इन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. क्यों? क्योंकि आपका जो एक डिटेल में टॉपिक है मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर, तो उसमें हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे. अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्वेश्चनर होता क्या है. ओके, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Now next comes the sources of data. What are the various sources of data? And there are 2 sources of data. Okay, internal sources and external sources. Internal sources और external sources. और ये जो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज है ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. दैट मीन्स प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और दूसरा है सेकेंडरी डेटा. ठीक है, दैट मीन्स जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है इट विल कम अंडर योर एक्सटर्नल सोर्सेज. ये एक्सटर्नल सोर्सेज का पार्ट है, इंटरनल सोर्सेज का पार्ट नहीं है. ओके, सो व्हाट आर इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. अब ये इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज होते क्या हैं? जब मैंने इंटरनल सोर्सेज की बात की दैट मीन मैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की ही बात कर रही हूँ और उसमें जितना भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई डेटा या कोई रिपोर्ट्स बना रही हूँ, जो भी डेटा मैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही हूँ उस सोर्स को हम बोलेंगे इंटरनल सोर्स. और जो डेटा मैं आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के मैं किसी और की हेल्प से कोई डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, किसी एक्सटर्नल एजेंसी से जो मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, वो जो मेरा सोर्स बनेगा दैट इज माई एक्सटर्नल सोर्स. ओके, सो द डेटा विच आर कलेक्टेड और obtained from the internal reports or records of an organization that will come under your internal sources, and the data which are obtained from the external or outside the organization, that sources are under your external sources. अगर मैं प्राइमरी डेटा के इंटरनल सोर्सेज की बात करूँ दैट मीन्स दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. हम इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल रहते हैं. बट ये जो है इन्हें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, कांट बी यूज्ड डायरेक्टली. सो हम इसे डायरेक्टली यूज़ क्यों कर सकते और इसे डायरेक्टली यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये जो डेटा सोर्स होगा, ये जो आपका इंटरनल सोर्सेज है, इसमें आप मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो. मॉडिफिकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड. आपको ज़रूरत ही नहीं है मॉडिफिकेशंस करने की. क्यों? क्योंकि जो भी डेटा मेरा रहने वाला है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही रहने वाला है. उससे मुझे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. जो हम डेटा अपने लिए खुद के रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करके रखते हैं उस डेटा सोर्स को हम इंटरनल सोर्स कहते हैं. जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो किसी एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल सोर्सेज कहते हैं. और इन एक्सटर्नल सोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज़
नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है ओरिजिनल इन करेक्टर नहीं होता है, तो इनमें जो भी डेटा मुझे मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, मैं वही डेटा लूँगी, और जो डेटा मुझे नहीं चाहिए है, जो सोर्स मुझे नहीं चाहिए, उन सोर्सेज को मैं यूज़ नहीं करूँगी। दैट मीन्स मुझे मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ेगी इन केस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। दैट मीन्स इस डेटा की, जो हम इंटरनल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, इनकी जो कवरेज रहेगी दैट इज़ लिमिटेड। अब इनकी कवरेज जो है वो लिमिटेड क्यों रहेगी? क्योंकि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी बात कर रहे हैं। ओके, बट इसकी वाइड कवरेज रहेगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरिड इन करेक्टर्स, बिकॉज इट इज़ वेरिड इन करेक्टर्स। ओके, सो दिस डेटा इज़ मोर रिलायबल। अगर मैं अपने डेटा की बात करूं जो मैंने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट किया है, वो मोर रिलायबल होगा और उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट इस डेटा को वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। वो क्यों है? हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज करो कि मैंने अपनी कंपनी है, मेरा एक अपना रिकॉर्ड होगा। जैसे अगर मैं आप वे मॉल की बात करो, या हम किसी यहाँ पे अगर बिग बाज़ार स्टोर है, हम उसकी एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ क्या होगा, जब भी आप वहाँ पे कोई परचेजिंग के लिए जाते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो आप जब भी बिलिंग करने जाते हो अपने पेमेंट के लिए, तो वो क्या कहेंगे, जो भी वहाँ पे अटेंडेंट होगा वो आपसे पहले कुछ डिटेल्स मांगता है कि सर आप अपनी, या मैम आप अपनी प्लीज़ डिटेल्स दीजिए। आपका नाम पूछा जाएगा, हो सकता है आपका एड्रेस पूछा जाए, या आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है कि मैम विल यू प्लीज़ गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो इन डिटेल से क्या होता है कि वो आपके पास अपने लैपटॉप में आपका रिकॉर्ड रख लेते हैं। उस रिकॉर्ड को रखने से क्या उनको पता चलता है कि डेली बेसिस पे उनके पास कितनी सेल्स हुई हैं, उन्होंने कितना स्टॉक आउट किया, कितना उनका स्टॉक रिमेनिंग रहा है, कितनी सेल्स हुई हैं। अगर उन्होंने सेल्समैन रखे हुए हैं तो उनकी कितने वेजेस हैं, उनकी सैलरीज क्या वो दे रहे हैं। तो इस तरह का रिकॉर्ड जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसे हम इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स जैसे आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो मेरा लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ आपके लिए क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स है। आप ऑनलाइन सोर्सेज को यूज़ करके कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, अपने स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एन external source. So this will come under your external sources. Okay, that means आप यहाँ पे इंटरनेट की यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे आप अपना पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। ओके, अगर हम अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये इजीली अवेलेबल होगा, और अगर मैं ये एक्सटर्नल सोर्स की बात करूँ दैट मीन ये इजीली अवेलेबल नहीं है। दैट मीन अवेलेबिलिटी जो है इस केस में वो इजीली अवेलेबल होगा, इजीली अवेलेबल। ओके, बट जो एक्सटर्नल सोर्सेज है दे आर नॉट वेरी मच इजीली अवेलेबल। ठीक है, अगर मैं कंपनी के, जैसे मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल देके कि कंपनी ने अपनी कोई एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है, कोई अपने टोटल सेल्स की बात की है, वेजेस की बात की है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की है, तो इस तरह का जो भी सोर्सेज होंगे उन्हें हम इंटरनल सोर्सेज बोलेंगे। बट अगर मैं इंटरनेट की हेल्प ले रही हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर मैं किन्हीं बुक्स की हेल्प ले रही हूँ अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, मैं बुक्स का यूज़ कर रही हूँ, कुछ न्यूज़पेपर्स का यूज़ कर रही हूँ, कुछ जर्नल्स का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, कुछ मैगजीन्स का यूज़ कर रही हूँ, तो दे आर ऑल माई एक्सटर्नल सोर्सेज। ओके, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अगर मैं बात करूं डेटा कलेक्शन की, तो दैट मीन्स जितना भी डेटा मैं कलेक्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सोर्सेज, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरनल डेटा। उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरनल डेटा। जो भी मैं डेटा इंटरनल सोर्सेज की हेल्प से कलेक्ट कर रही हूँ उस डेटा को मैं इंटरनल डेटा कहूँगी, और जो भी डेटा मैं एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से कलेक्ट कर रही हूँ उसे मैं एक्सटर्नल डेटा बोलूँगी। क्लियर है?
जो भी डेटा मैं एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से कलेक्ट कर रही हूँ, जो मैं इंटरनेट की हेल्प से कलेक्ट कर रही हूँ, उस डेटा को मैं एक्सटर्नल डेटा कहूँगी। एंड एक्सटर्नल डेटा मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी, ओके, जिसे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डेटा। देखो, जो भी डेटा ओरिजिनल इन कैरेक्टर होता है, जो भी डेटा मैं खुद कलेक्ट करूँगी, अगर हम एक रिसर्चर की बात कर रहे हैं, जो एक रिसर्च स्कॉलर जो कि एमफिल करते हैं और पीएचडी करते हैं, अगर हम उस रिसर्च स्कॉलर की बात करें, अगर वो डेटा खुद कलेक्ट कर रहा है तो उस डेटा को हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। दैट मीन्स दिस डेटा इज अ फर्स्ट हैंड डेटा। ये जो डेटा होगा फर्स्ट हैंड डेटा होगा। फर्स्ट हैंड डेटा क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि ये ओरिजिनल इन कैरेक्टर होगा। दिस डेटा इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर। इस डेटा को इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करने वाला है, ये अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इस डेटा को अभी मैं खुद फील्ड स्टडी से कंडक्ट करूँगी, कलेक्ट करूँगी। तो इस डेटा, जो हम डेटा खुद कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन स्टैटिस्टिकल मैथड्स, तो उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ ओरिजिनल इन कैरेक्टर एज वेल एज इट इज़ फर्स्ट हैंड डेटा। इट विल बी टर्म्ड एज फर्स्ट हैंड डेटा। बट जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसे ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया है, बट मैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए अगर किसी और का डेटा यूज़ कर रही हूँ, तो उस डेटा को मैं सेकेंडरी डेटा बोलूँगी। दैट मीन्स इसे हमने डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया है, इसे ऑलरेडी ये किसी और सोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल था, जस्ट मैंने उसे यूज़ करके अपनी फर्दर स्टडी के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इस डेटा को मैं सेकेंडरी डेटा बोलूँगी। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड, रेदर ऑब्टेन हम करते हैं किसी पब्लिश या फिर अनपब्लिश सोर्सेज से। हम किसी और एजेंसी से इसे, या वो पब्लिश सोर्स हो सकता है या तो वो अनपब्लिश सोर्स हो सकता है, उस सोर्स की हेल्प से हम इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस डेटा विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी डेटा। इस डेटा को हम सेकेंड हैंड डेटा भी कहते हैं। इस डेटा को हम सेकेंड हैंड डेटा भी बोलते हैं। सेकेंड हैंड डेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डेटा है किसी और का है और मैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए किसी और का डेटा यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए इस डेटा को हम सेकेंड हैंड डेटा कहते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ कलेक्शन। जब ये जो प्राइमरी डेटा है, इसे हम कलेक्ट कौन करता है? जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा या जो भी एजेंसी होगी। एजेंसी से मेरा मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, या फिर कोई भी आपकी गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, या इंस्टीट्यूशन हो सकता है। एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो इस डेटा को खुद कलेक्ट करता है, तो दैट मीन्स इसका सोर्स क्या है कि हम इस डेटा को खुद कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इस एजेंसी जो है इस डेटा को खुद कलेक्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ सर्टन स्टैटिस्टिकल मैथड्स। और अब आपको पता ही है कि स्टैटिस्टिकल मैथड्स कौन कौन से होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम टेबल्स या ग्राफ्स की फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, फिर हम उसके एनालिसिस करेंगे, जो भी हमें टेस्टिंग बोला गया होगा, और लास्ट में हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, मीन्स हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं कि ये मेरा डेटा प्राइमरी होगा और ये डेटा मेरा सेकेंडरी होगा। जैसे मैंने अब आपको सर्वे क्या होता है, क्वेश्चनर क्या होता है बता चुकी हूँ। तो अगर मैं कोई फील्ड स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ, अगर मैं कोई फील्ड स्टडी, जैसे मैंने पीछे बताया, कोई सर्वे, कोई ऑनलाइन सर्वे अगर मैं कंडक्ट कर रही हूँ, तो उसमें से जो भी डेटा मुझे मिलने वाला है वो मेरा प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, जो भी मैं फील्ड स्टडी से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, दैट डेटा विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी डेटा फॉर मी। बट अगर मेरा वही डेटा कोई और अपनी फर्दर स्टडी के लिए यूज़ कर रहा है, तो वही डेटा उस पर्सन के लिए सेकेंडरी माना जाएगा। दैट मीन्स सेम डेटा है, सेम कंटेंट है, बट अगर मैंने ओरिजिनली कलेक्ट किया है खुद, तो वो डेटा मेरे लिए प्राइमरी डेटा माना जाएगा। अगर मेरा डेटा कोई और अपनी स्टडी में यूज़ कर रहा है, तो वही डेटा उसके लिए सेकेंडरी माना जाएगा। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो अगर मैं कोई किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम पे स्टडी कर रही हूँ, तो अब क्या होगा कि मैंने कुछ पास्ट स्टडीज़ पहले देखी होंगी,
उन स्टडीज़ को मैं अपनी स्टडी में रेफ़र करूँगी एज अ लिटरेचर रिव्यू। आप जो MPhil PhD कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम कोई भी स्टडी को कंडक्ट करने से पहले थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करते हैं। हम देखते हैं कि पुरानी स्टडीज़ ने क्या इस टॉपिक पे काम किया है, अगर किया है तो उनकी इस स्टडी से रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स आई हैं, तो हम उन फाइंडिंग्स को अपने लिटरेचर रिव्यू में लिखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मैं जो फाइंडिंग्स उनकी यूज़ कर रही हूँ, कुछ पुराने वर्क्स की, कुछ पास्ट वर्क्स जो ऑलरेडी स्टडीज़ कंडक्ट हो चुकी हैं, तो वो स्टडीज़ मेरे लिए क्या हुई, एज अ सेकेंडरी डेटा आई एम यूजिंग दोज वेरी पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, तो वो जो डेटा मैं किसी और का डेटा अपनी स्टडी में यूज़ कर रही हूँ तो मेरे लिए वो सेकेंडरी डेटा होगा। लेकिन कुछ स्टैटिस्टिकल मैथड से अगर मैं खुद कोई डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो वो डेटा प्राइमरी माना जाएगा। क्लियर? आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी जो है प्राइमरी डेटा की वो कैसी होगी, वो किस फॉर्म में रहती है। दैट मीन्स जो प्राइमरी डेटा आपका वो हमेशा क्रूड फॉर्म में रहता है, सॉरी, वो आपका हमेशा क्रूड फॉर्म में रहता है। अगर मैं क्रूड फॉर्म की बात करूँ दैट मीन्स वो रॉ फॉर्म में होता है। जो भी रिसर्चर है जब वो डेटा कलेक्ट करता है तो ये नहीं है कि वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, वो रॉ फॉर्म में होगा, फिर वो उसको कुछ मैथड्स यूज़ करके उसे सिंपलर बनाता है। एक रिसर्चर का काम क्या है कि वो कुछ स्टैटिस्टिकल मैथड्स यूज़ करके जो रॉ फॉर्म में डेटा जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है उसे वो विद द हेल्प ऑफ सर्टन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स उसे सिंपलर फॉर्म में लाता है। और जब वो डेटा सिंपलर फॉर्म में आ जाता है दैट मीन्स रॉ फॉर्म में होता है। ये जो डेटा प्राइमरी डेटा क्या है, रॉ फॉर्म में है, और इस डेटा को रिसर्चर सिंपलर फॉर्म में क्रिएट करता है। अब ये जब फॉर्म सिंपलर फॉर्म में आ गया दैट मीन्स ये जो हमारा डेटा जो कि रॉ फॉर्म में था वो रिफाइंड फॉर्म में जब आ जाता है तो उस डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, रिफाइंड फॉर्म में। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका सेकेंडरी डेटा होता है वो रिफाइंड फॉर्म में होता है। रिफाइंड फॉर्म से मेरा मतलब है कि हम फाइनल रिजल्ट्स को इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई भी डेटा न्यूज़पेपर्स में चेक करते हो या मैगजीन्स में चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कोई भी अगर कोई लेमैन की भी मैं अगर बात कर रही हूँ वो भी उस डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, चाहे वो आपकी इलेक्शन की बात हो या कोई भी फैक्ट्स की बात हो। तो एक लेमैन भी न्यूज़पेपर में जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो डेटा रॉ फॉर्म में था उसे फाइनल फॉर्म में हमने रिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया हुआ है। तो जब भी डेटा रिफाइंड फॉर्म में हो तो वो आपका सेकेंडरी डेटा बन जाता है। अगर वही डेटा आपका रॉ क्रूड फॉर्म में है तो हम उस डेटा को प्राइमरी डेटा बोलेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा कलेक्शन टूल्स। अब हम कौन से डेटा कलेक्शन टूल्स यूज़ करते हैं प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में। अगर मैं प्राइमरी डेटा की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी डेटा अगर मैं कलेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं कोई सर्वे कंडक्ट कर रही हूँ, मैं क्वेश्चनर्स यूज़ कर रही हूँ, तो दैट मीन्स ये कुछ टूल्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी डेटा कलेक्शन के लिए। इन केस ऑफ प्राइमरी डेटा दैट मीन्स आई एम यूजिंग सर्वेज या फिर क्वेश्चनर्स। ठीक है, मैं कुछ सर्वेस या कुछ क्वेश्चनर्स यूज़ कर रही हूँ अपनी स्टडी कंडक्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। या ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह के मेथड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, टूल्स यूज़ कर रही हूँ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी डेटा। अब एक तो हो गया कि जो आप क्वेश्चनर्स यूज़ कर रहे हो, आप हो सकता है विजिट करो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, बट आजकल क्या है कि आपके पास एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आ गया है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही क्वेश्चनर सेंड कर सकते हो जिन भी इंडिविजुअल से आपको डेटा कलेक्शन चाहिए। दैट मीन्स उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, फॉर्म प्लस। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, फॉर्म प्लस। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन क्वेश्चनर, ये एक ऑनलाइन क्वेश्चनर फॉर्म टेम्पलेट है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन क्वेश्चनर फॉर्म टेम्पलेट है जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन ही अपना क्वेश्चनर फ्रेम कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ही आप उसमें क्वेश्चन सेट कर सकते हो और उसे जिन भी इंडिविजुअल से आपको डेटा कलेक्ट करना है आप उनसे करवा सकते हो। सो दिस इज अ डेटा कलेक्शन टूल ऑफ क्वेश्चनर अंडर योर प्राइमरी डेटा। क्लियर?
Then what are the various tools which are used under your secondary data? That means आप यहाँ पे इंटरनेट की यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट सोर्सेज की यूज़ करते हो, आप मैगजीन्स का यूज़ कर रहे हो, न्यूज़पेपर्स का यूज़ कर रहे हो, न्यूज़पेपर्स का यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट्स जितनी भी आप यूज़ कर रहे हो, अब ये जो आप यूट्यूब देख रहे हो, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी डेटा. क्लियर? देन द नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी. अगर हम रिलायबिलिटी और सुटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कौन सा डेटा ज़्यादा रिलायबल है और कौन सा डेटा ज़्यादा सूटेबल होगा. तो आप बता ही सकते हो कि कौन सा डेटा ज़्यादा रिलायबल होगा. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि दिस डेटा विल बी मोर रिलायबल. जो आपका प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा जो होगा आपका वो ज़्यादा रिलायबल होगा और सूटेबल भी ज़्यादा होगा एंड मोर सूटेबल. क्यों? क्योंकि इस डेटा को आप खुद कलेक्ट कर रहे हो तो इसमें एरर होने के चांसेस कम होंगे. बट ये जो डेटा है सेकेंडरी डेटा, ये लेस रिलायबल होगा. सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल एंड लेस सूटेबल. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, बट आप उसको फर्दर अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसमें हो सकता है आपको वो सारे एस्पेक्ट्स ना मिले जो आपको खुद चाहिए. तो आपको उनके एस्पेक्ट्स को अपनी स्टडी में यूज़ करना है, तो ये आपके लिए डेटा उतना रिलायबल नहीं होगा जितना कि प्राइमरी डेटा होगा. क्यों? क्योंकि वो आपने खुद कलेक्ट किया, ये आपने खुद कलेक्ट नहीं किया, ये ऑलरेडी अवेलेबल था जिसको आप अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हो. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिकॉशंस. अब आपको किस डेटा में ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और किस डेटा में कम प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. दैट मीन्स इस मैथड में, इस प्राइमरी डेटा में आपको इतनी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है. लेस cautions are to be used. Okay? But जो सेकेंडरी डेटा है इसमें आपको ज़्यादा केयर भी चाहिए. मोर केयर एंड cautions are to be taken. Are to be taken. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि आप कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो फ्रॉड नहीं कह सकते हम, लेकिन जिनकी ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं होती है. अगर आप उन वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हो, वहाँ से कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो डेटा इतना ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, इतना रिलायबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो मैंने ही डेटा खुद वहाँ पे डाल दिया है उस वेबसाइट में, तो अगर वही डेटा हो सकता है मैंने रॉन्ग डेटा वहाँ पे डाला हो कि ठीक है, तो अगर वो डेटा आप अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो ऑथेंटिक इतना नहीं माना जाएगा. तो वहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. और वही डेटा अगर आप फर्दर अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्टडी उतनी एक्यूरेट भी नहीं रहेगी और उतनी रिलायबल भी नहीं रहेगी. तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के केस में ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, बट प्राइमरी डेटा में आपको इतनी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम फैक्टर. अब किस में ज़्यादा टाइम लगता है और किस में कम टाइम लगता है. आप बोलोगे कि ऑब्वियस है मैम, जो प्राइमरी डेटा इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग. दैट मीन्स दिस इज मोर, या आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग. इसमें हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बट दिस इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग. दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. कैसे बोल सकते हैं हम ये टाइम कंज्यूमिंग क्यों है प्राइमरी डेटा? क्यों? क्योंकि आप इसे खुद कलेक्ट करने जा रहे हो सकता है आप फील्ड स्टडीज़ कंडक्ट कर रहे हो, तो फील्ड स्टडी के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे. अगर आपने सर्वेज कंडक्ट किए हैं, आपको खुद पहले क्वेश्चनर्स भी फ्रेम करने हैं, कौन से क्वेश्चन सेट करने हैं, कितने क्वेश्चन सेट करने हैं, कौन से इंडिविजुअल्स को मुझे सिलेक्ट करना है, कौन सा एरिया मुझे सिलेक्ट करना है, जिन एरियाज़ में मैं जाऊँगी, विजिट करूँगी, जिन एरियाज़ में ही मुझे स्टडी कंडक्ट करनी है. तो दैट मीन्स देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड सो मेनी सेक्शंस अंडर दिस वेरी पॉइंट. यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट यहाँ पे मुझे इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप जस्ट, आपको अगर कोई भी आइडिया दिमाग में आया कि मुझे ये इस चीज़ का डेटा चाहिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे डेटा चाहिए, आप जस्ट, आपके पास इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए. अगर आपके पास इंटरनेट सर्विसेज हैं तो आप इंटरनेट सर्विसेज की हेल्प से आप जस्ट लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हो और आपके पास विद इन फ्यू मिनट्स कह सकते हो या विद इन फ्यू आवर्स आपके पास डेटा
अवेलेबल हो जाएगा, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे आराम से अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ के लिए आपको हो सकता है कुछ पब्लिकेशंस की ज़रूरत हो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही जाके मिलेगा, तो इसलिए ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है, और ये जो डेटा है दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज कॉस्ट फैक्टर। अगर हम कॉस्ट फैक्टर की बात करें तो आप बता सकते हो कि कौन सा डेटा ज़्यादा जिसमें कॉस्ट लगती है और कौन सा ऐसा डेटा है जिसमें कम कॉस्ट लगती है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी डेटा जो है उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको अगेन मैंने बताया विजिट करना है सब, तो इसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। ओके, यहाँ पे आपका मनी स्पेंड जो होगा वो ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ मनी इज यूज। यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर मेरा हाई रहेगा और यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट फैक्टर है वो लो रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर से मेरा मतलब है कि अगर मैं प्राइमरी डेटा की बात करूँ तो इसके लिए मुझे कुछ टास्क, कोई भी जो मेरी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करनी है, उसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, उस टास्क को अगर मैंने इन्वेस्टिगेटर कोई सॉल्व कर रहा है तो उसको इन्यूमरेटर्स की भी ज़रूरत है, कुछ पर्सन जो उसके लिए डेटा कलेक्शन में हेल्प करें, तो उन पर्सन्स को भी मुझे सिलेक्ट करना होगा। देन मैंने टास्क एलोकेट करना है, फिर मुझे विजिट करना है, फिर मुझे एरिया भी सिलेक्ट करना है, फिर मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ कोऑर्डिनेटर्स चाहिए जो मैं हेल्प करे, फिर मुझे सुपरवाइज़र भी चाहिए जो मुझे सुपरवाइज करे टाइम टू टाइम कि मुझे क्या काम किस टाइम पे और कितना करना है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए। इट नीड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। बट क्या मुझे सेकेंडरी डेटा में ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए? नहीं, क्योंकि जस्ट मेरे पास इंटरनेट सर्विसेज अगर है, जैसे आपको पता है कि जम्मू में 2G सर्विसेज थी, 4G सर्विसेज बंद हो चुकी थी, जो कि 1-2 दिनों से स्टार्ट हो गई हैं फिर से। अब पता नहीं कब तक रहेंगी, वो तो नहीं कह सकते। बट अगर इन इंटरनेट सर्विसेज की हेल्प से आप जो भी डेटा है विद इन फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू मिनट्स आप कलेक्ट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको कुछ वेबसाइट्स का पता होना चाहिए जहाँ से आपको वो डेटा कलेक्ट करना है। दैट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ओके, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा, व्हाट इज़ सेकेंडरी डेटा, व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज, व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज, एंड कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा कि रिस्पोंडेंट क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है, सर्वे क्या होता है, क्वेश्चनर क्या होता है। ऑल्दो हम इन टर्म्स को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट आज के लिए जस्ट कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मेन बेसिक डिफरेंस क्या है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें तो जस्ट एक डिग्री का फर्क है। दैट मीन्स जो मेन इनका डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ डिग्री। डिग्री से मेरा मतलब है कि जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है, द डेटा कलेक्टेड बाय मी विल बी प्राइमरी, बट अगर मेरा ही डेटा कोई और यूज़ कर रहा है तो वही सेम डेटा सेकेंडरी बन जाएगा उस पर्सन के लिए। दैट मीन्स अगर एक डेटा कलेक्ट करती हूँ मैं तो वो मेरे लिए प्राइमरी है, बट अगर मेरा ही डेटा कोई और अपनी फर्दर स्टडी में यूज़ कर रहा है तो वो सेम डेटा सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल लेके बताएं तो मैं बोलूँगी कि जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया है, जो भी डेटा किसने कलेक्ट किया है, पॉपुलेशन सेंसस का डेटा अगर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कलेक्ट करते हैं, आपको पता है सेंसस जो भी है, सेंसस मीन्स जब आप ईच और एवरी इंडिविजुअल यूनिट का डेटा कलेक्ट करते हो, एवरी हाउस होल्ड का डेटा कलेक्ट करते हो, तो उसे हम जब होल पॉपुलेशन की स्टडी करते हो आप, जिसमें आप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट के का डेटा कलेक्ट करते हो, तो जो पॉपुलेशन सेंसस है इसका जितना भी डेटा जो ऑब्टेन करता है वो कौन करता है, आपको पता है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर। तो ये जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर का, इन्होंने जो भी डेटा कलेक्ट किया है रिगार्डिंग पॉपुलेशन सेंसस, तो ये इनके लिए प्राइमरी है। बट द सेम डेटा अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए यही डेटा सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। दैट मीन्स इफ वी आर यूजिंग, बट इफ वी आर यूजिंग दिस डेटा, if we are using this data for further studies,
तो यही डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। ओके क्लियर? ये डेटा तो प्राइमरी था, बट अगर इसी डेटा को हम अपनी स्टडीज के लिए यूज कर रहे हैं तो ये डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो मैं कहती हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, अगर वो बर्थ रेट के रिगार्डिंग डेटा ऑब्टेन करती है, डेटा कलेक्ट करती है, तो वो डेटा प्राइमरी डेटा होगा। बट अगर हम एज ए रिसर्चर्स अगर वही डेटा हम अपनी फर्दर स्टडीज़ में यूज़ करते हैं तो वो सेम डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। जो डेटा खुद कलेक्ट करता है वो प्राइमरी डेटा होगा, लेकिन अगर उसी डेटा को कोई और अपनी फर्दर स्टडीज़ में यूज़ कर रहा है तो सेम डेटा सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अगर हम इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात करें, दैट मीन्स दोनों डेटा में सेम कंटेंट था, तो दैट मीन बोथ है सेम कंटेंट। प्राइमरी डेटा का भी वही कंटेंट है, सेकेंडरी डेटा का भी वही कंटेंट है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्राइमरी डेटा में हम खुद कलेक्ट करते हैं, इट इज़ ओरिजिनल इनकरेक्टेड, बट अगर वही डेटा कोई और अपनी फर्दर स्टडीज़ में यूज़ कर रहा है तो सेम कंटेंट जो है वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है। ठीक है, दूसरा, दोनों जो है वो रिसर्च में भी हम यूज़ कर सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सेम डेटा कैन बी यूज इन योर स्टैटिस्टिकल, कैन बी यूज फॉर योर स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड सेम डेटा कैन बी यूज फॉर योर रिसर्च ऑल्सो। अब आप स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ कर सकते हो एंड फॉर योर फर्दर स्टडीज फॉर योर रिसर्च पर्पस ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट today's lectures. What we have studied is primary data क्या होता है, secondary data क्या होता है, what is the main difference, what are the various similarities. Now next move to what are the various methods for collecting primary as well as secondary data. आज हम just पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से methods होते हैं, बट इनको डिटेल में हम next lectures में पढ़ेंगे। ओके, तो what are the various methods for collecting primary data. अगर मैं प्राइमरी डेटा की बात करूँ तो कौन कौन से मेथड से मैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। मैं बोलूँगी कि मैं इंटरव्यूज़ लेके प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, दैट मीन्स बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने राम से उसकी इंफॉर्मेशन जाननी है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे पता करना है कि राम क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो अगर मैं डायरेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन मुझे राम से डायरेक्टली मैं ले रही हूँ, उससे जो भी डायरेक्टली पूछ रही हूँ, क्वेरीज कर रही हूँ, तो वो हो गया डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल बोलूँ इसको, तो हम इसको पर्सनल इंटरव्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू हो गया। बट अगर मैं वही इंफॉर्मेशन किसी उसके फ्रेंड से गेन कर रही हूँ, सपोज करो राम का एक फ्रेंड है सोहन, अब मैं राम को ना पूछते हुए सोहन से राम की इंफॉर्मेशन रिवील कर रही हूँ। अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन मुझे राम के रिगार्डिंग चाहिए वो मैं सोहन से ले रही हूँ, तो ये क्या हुआ, मैं इंटरव्यू तो कर रही हूँ बट इट इज़ इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर, हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जस्ट आप कॉन्सेप्ट रखो कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज क्या होते हैं। बट इनडायरेक्ट जो भी होगा वो ओरल होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो आप इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर सकते हो, आप सर्वेस भी कर सकते हो। आप यही इंटरव्यूज़ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या टेलीफोनिकली भी कर सकते हो, दैट मीन्स आप टेलीफोन्स की हेल्प से भी कंडक्ट कर सकते हो। फिर आप मेलिंग भी कर सकते हो, मेलिंग क्वेश्चनर्स। ठीक है, मेलिंग क्वेश्चनर मीन्स बाय पोस्ट आप क्वेश्चनर्स किसी को सेंड कर सकते हो और वो आपको रिप्लाई बैक सेंड बैक कर सकते हैं। क्लियर, देन आप ईमेल्स भी कर सकते हो। आपको पता है ऑनलाइन का ट्रेंड है, तो आप वाया ईमेल्स भी अपने क्वेश्चनर सेंड कर सकते हो और वो आपको मेल बैक कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स विच कम अंडर योर प्राइमरी डेटा। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स अंडर योर सेकेंडरी डेटा। अब आपको पता है सेकेंडरी डेटा मीन्स जो ऑलरेडी इन यूज़ है, रेडी टू यूज़ है, किसी ने ऑलरेडी वो कलेक्ट किया है बट आप उसको फर्दर अपनी स्टडीज़ में यूज़ कर रहे हो। दैट मीन्स आप न्यूज़पेपर्स का यूज़ करते हो, तो न्यूज़पेपर्स किस में आएगा, आपका सेकेंडरी डेटा का सोर्स। आप मैगजीन्स यूज़ कर, न्यूज़पेपर कोई भी, जैसे आप द हिंदू यूज़ करते हो, इकोनॉमिक टाइम्स यूज़ कर रहे हो, मैगजीन्स यूज़ कर रहे हो, आप बुक्स यूज़ करते हो रेफरेंस पर्पस के लिए, जर्नल्स यूज़ करते हो। ठीक है, आप कोई भी पब्लिकेशंस यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस यूज़ करते हो। Clear? So these are the various
टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, वेरियस मैथड्स फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जैसे आप जितने भी वेब पेजेस यूज़ करते हो, ब्लॉग्स यूज़ करते हो, वेरियस ब्लॉग्स, ठीक है। तो जितने भी आप ब्लॉग्स, कोई आर्टिकल्स आप किसी का यूज़ कर रहे हो तो वो भी क्या है, सेकेंडरी डेटा का ही सोर्स है। जैसे आप कोई आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हो, आर्टिकल्स हो सकता है न्यूज़पेपर्स में हो, ठीक है, किसी ब्लॉग में लिखा हो, तो ये क्या है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको मैंने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो। जो भी आपको डाउट्स है वो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दोज वेरी कमेंट्स। अब हम थोड़ा सा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखो, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हम थोड़ा सा शॉर्ट में, मैंने पॉइंट्स में क्यों बनाया, पॉइंट्स में बनाने का मेरा ये फंडा था कि आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा पाऊँ, क्योंकि ये आपका जो पेपर है वो MCQ बेस्ड है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, नॉट सब्जेक्टिव वन। तो पॉइंट से क्या होगा, आपको हेल्प हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट्स को ईजिली अंडरस्टैंड करने में हेल्प रहेगी। और दूसरा, आप MCQs को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है ये मेन पॉइंट्स हैं, तो आप इजीली उसको समझ भी सकते हो और अपने MCQs को सॉल्व कर पाओगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि ये ओरिजिनल इन कैरेक्टर है, दैट मीन्स ये इसका एडवांटेज होगा। और ये ओरिजिनल इन कैरेक्टर नहीं है तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर मैं ये बोलूँ ये फर्स्ट हैंड डेटा है तो दैट मीन्स ये इसका एडवांटेज है। हम इसको, ये सोर्सेज क्या है कि एजेंसी इसको कलेक्ट करती है बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड, दैट मीन ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो मुझे पता है कि जो आपका प्राइमरी डेटा है ये क्रूड फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में होता है, और इसको सिंपलर वे में बनाने के लिए रिसर्चर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दैट मीन्स ये इसका डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे ये रिफाइंड फॉर्म में ऑलरेडी रेडी टू यूज़ है, तो ये आपका एडवांटेज है सेकेंडरी डेटा का। अगर हम डेटा कलेक्शन टूल्स की बात करें तो इसे हम सर्वेस क्वेश्चनर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इंटरनेट मैगजीन्स की हेल्प से कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम अगेन कम लग रहा है, बट यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। दैट मीन्स जो रिलायबिलिटी और सूटेबिलिटी की बात करें तो ये डेटा मोर रिलायबल और मोर सूटेबल है, दैट मीन्स दिस वन इज़ द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डेटा। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो आपको पता है प्राइमरी डेटा में इतनी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स ये भी इसका एक एडवांटेज ही है। अगर हम टाइम फैक्टर की बात करें, क्योंकि इसको जो इसके मेथड्स हैं उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए ये इसका क्या बन जाएगा, डिसएडवांटेज है। वही सेम पॉइंट्स थे, उसी में मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया कि कौन सा पॉइंट जो है इसका एडवांटेज बनेगा और कौन सा पॉइंट है जो इसका डिसएडवांटेज बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कॉस्ट फैक्टर की बात करूँ, मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होने वाले, बहुत ज़्यादा मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, दैट मीन्स दिस वन इज द डिसएडवांटेज। इसके लिए मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की भी ज़रूरत है, कुछ कोऑर्डिनेटर्स, कुछ सुपरवाइजर्स, कुछ एन्यूमरेटर्स की हेल्प चाहिए, तो दैट मीन्स दिस नीड्स लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, दैट मीन्स दिस विल बिकम द डिसएडवांटेज, और यहाँ पे इसकी एडवांटेज बन जाएगी। ओके, जो प्राइमरी डेटा की डिसएडवांटेज होगी वही सेकेंडरी डेटा की एडवांटेज होगी, जो सेकेंडरी डेटा की डिसएडवांटेज होगी वो प्राइमरी डेटा की एडवांटेज कहलाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डेटा, और हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। सो and I really hope you all are preparing for the exam, and please do take care of your health. Thank you.